नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज़ में। ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख के चलाई जा रही है। यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चंस लेकर आते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट होते हैं। ये हम जितने भी पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं उनसे एक आइडिया लेकर जो क्वेश्चंस बनाते हैं वो बनाते हैं, और जो भी कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं वो वही कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में जिनकी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। आज इस सीरीज़ का लेक्चर 11 है। 10 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। होप आप सब ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपकी प्रिपरेशन को और बूस्टअप करने के लिए ये सीरीज़ चलाई जा रही है। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स। इस टॉपिक से हमने 50 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे गए हैं, और उन्हीं कॉन्सेप्ट को लिया है हमने जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे रखे हुए हैं। तो क्वेश्चन के साथ साथ हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं, इसलिए सीरीज़ और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को। नाउ, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डे व्रीज, वॉटसन। तो जीजे मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। चार्ल्स डार्विन जो हैं इन्होंने एवोल्यूशन पे काम किया था, और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है एवोल्यूशन में। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन जैसी थेरीज दी। ह्यूगो डे व्रीज इन्होंने म्यूटेशन पे काम किया। म्यूटेशन की थ्योरी इन्होंने ही दी। वॉटसन ने जो है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉडल जो है, डबल हेलिकल मॉडल, ये वॉटसन और क्रिक ने दिया था, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है और जो आज तक वही चलता आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मेंडल वर्कड ऑन विच प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? तो मेंडल ने अपना काम पाइसम सटाइवम पे किया था, जिसे हम कॉमनली पी प्लांट कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब एप्लीकेबल नहीं होता है? जीन आर ऑन सेपरेट क्रोमोसोम। तो जीन अगर सेपरेट क्रोमोसोम पे है तो ये तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। जीन्स आर लिंक्ड, अगर जीन लिंक्ड है तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लॉ तो बताता है कि जो ट्रेट्स होते हैं वो जब सेग्रीगेट होते हैं, असॉर्ट होते हैं, जब आगे इनहेरिट होते हैं, जब ट्रेट इनहेरिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो वो किसी दूसरे ट्रेट को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, ना ही वो किसी दूसरे ट्रेट से इन्फ्लुएंस होकर ट्रांसमिट होते हैं या इनहेरिट होते हैं। तो सिंपल मतलब इतना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, कि जो भी ट्रेट्स हैं वो बिना किसी इन्फ्लुएंस के, ना तो वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं ना खुद दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इनहेरिट होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द 9:3:3:1 रेशियो इज ऑब्टेन्ड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस। तो ये रेशियो 9:3:3:1 का रेशियो जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की ये क्रॉस करवाते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमें ये रेशियो देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है। यहाँ पे ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाई गई तो ये प्रोजेनीज मिले हमें, और इसमें से 9:3:3:1 का रेशियो आ रहा है। जो भी फेनोटिपिक ये जो रेशियो है ये फेनोटिपिक रेशियो है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये जो रेशियो आ रहा है ये बिल्कुल मैच कर रहा है डाईहाइब्रिड क्रॉस से, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है जहाँ पे हम जो भी इंडिविजुअल को ले रहे हैं उसको पता करते हैं कि ये हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 5, ए क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड इट्स रेसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड। तो F1 हाइब्रिड और रेसेसिव पेरेंट के बीच में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। इसके बीच में जब क्रॉस करवाएंगे तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहेंगे। तो टेस्ट क्रॉस का सिंपली मतलब इतना ही होता है कि जो जिस इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं उसको हमें चेक करना होता है
कि इसका जीनोटाइप कैसा है, ये हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है। तो उसके जीनोटाइप को पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं और उसे रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं। नाउ ऑप्शन सी इज द करेक्ट। बैक क्रॉस का मतलब होता है जो भी जिस भी इंडिविजुअल को ले रहे हैं हम उसको क्रॉस करवाते हैं उसके पेरेंट्स से, आइदर रेसेसिव और डोमिनेंट, किसी से भी एक से जब हम क्रॉस करवाते हैं इंडिविजुअल का तो उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। सेल्फ क्रॉसिंग का मतलब सेल्फ जो भी प्रोजनी है उनमें सेल्फिंग करवाई जाती है। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब होता है कि जहाँ पे हम पता करते हैं कि जो ट्रेट है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो कर रहा है या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस शो कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑब्जर्व्ड इन। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहाँ पे ऑब्जर्व होता है? पी प्लांट, 4 o'clock प्लांट, मेज, ड्रोसोफिला। तो 4 o'clock प्लांट में क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होता है। कैसे होता है? लाइक दो ट्रेट अगर हम दो ट्रेट लेकर चलते हैं एक ही जीन के, लाइक रेड एंड वाइट, तो इन दोनों को जब हम क्रॉस करवाते हैं दो ट्रेट्स को तो जो प्रोजेनी आती है वो इन दोनों में से किसी भी ट्रेट को शो नहीं करती, वो एक इंटरमीडिएट ट्रेट को शो करती है जहाँ पे रेड भी कुछ प्रोपोर्शन में शो होगा और वाइट भी कुछ प्रोपोर्शन में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ना तो रेड कम्प्लीटली आता है ना ही वाइट कम्प्लीटली आता है, तो यहाँ पे डोमिनेंस जो है वो फॉलो नहीं होता है, डोमिनेंस का रोल यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है क्योंकि जो रेड है वो भी अपीयर हो रहा है और वाइट भी अपीयर हो रहा है, तो एक इंटरमीडिएट कलर आ रहा है और रेडिश वाइट कलर आएगा यहाँ पे, जिसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे। अगर कोई एक आता तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस शो होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कोडोमिनेंस इज सीन इन। कोडोमिनेंस का मतलब होता है जहाँ पे एलील्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो अगर दो एलील एक साथ प्रेजेंट हैं तो दोनों अपना जो भी फिनोटाइप है दोनों शो करेंगे। कोई किसी के फिनोटाइप को या इफेक्ट को मास्क नहीं करेगा, कोई भी डोमिनेंस यहाँ पे शो नहीं होगा, मतलब किसी एक एलील का डोमिनेंस शो नहीं होगा। अगर दो एलील एक साथ प्रेजेंट है तो दोनों अपने फिनोटिपिक कैरेक्टर शो करेंगे। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है ABO ब्लड ग्रुपिंग में। लाइक यहाँ पे अगर A एलील भी प्रेजेंट है और B एलील भी प्रेजेंट है तो दोनों अपना फिनोटिपिक एक्सप्रेशन शो करेंगी और ब्लड ग्रुप जो होगा वो AB आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट इन। तो मल्टीपल एलील्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पी प्लांट, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, 4 o'clock प्लांट, मेज। तो यहाँ पे जैसा कि हमें यहाँ पे दिख भी रहा है, यहाँ पे 3 एलील्स प्रेजेंट हैं ABO। तो AB जो है ये कोडोमिनेंस शो करते हैं और O जो है अगर होमोजाइगस कंडीशन में है तभी ये अपना एक्सप्रेशन शो कर पाता है, वरना O के केस में लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो फॉलो होता है। सो ABO ब्लड ग्रुप इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील का मतलब होता है किसी एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए जब एक से ज़्यादा एलील प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा एलील प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम मल्टीपल एलील कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द बॉम्बे फिनोटाइप इन ह्यूमन इज रिलेटेड टू। अब इसे बॉम्बे फिनोटाइप क्यों कहा जाता है? बॉम्बे फिनोटाइप इसलिए कहा जाता है कि ये जो फिनोटाइप है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड फिनोटाइप है और इसकी डिस्कवरी बॉम्बे में हुई थी 1952, जो आज मुंबई कहलाता है। तो उस टाइम बॉम्बे कहलाता था तो इसीलिए स्टेट का नाम रख दिया गया बॉम्बे फिनोटाइप। और ये किससे रिलेटेड है? ये एपिस्टेसिस शो करता है। एपिस्टेसिस का मतलब होता है कोई एक जीन है वो दूसरे जीन के इफेक्ट को अगर मास्क कर दे रहा है तो उसे हम एपिस्टेसिस कहते हैं, और जिसका इफेक्ट मास्क हो रहा है उसे हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। तो बॉम्बे फिनोटाइप में क्या होता है? एक H जीन होता है जो कि ब्लड ग्रुप डिफाइन करता है। ब्लड ग्रुप जो भी ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है वहाँ पे ये जीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसमें मान लीजिए म्यूटेशन हो गया तो जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। अब वहाँ पे एक नया ब्लड ग्रुप आएगा जो होगा तो O बट ट्रू O नहीं होगा, जो कि नॉर्मल O पाया जाता है वो नॉर्मल O नहीं होगा, ये एक फॉल्स O होगा जहाँ पे तीनों टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। A एंटीबॉडी भी होगी, B एंटीबॉडी भी होगी और O के अगेंस्ट में भी एंटीबॉडी होगी। अब यहाँ पे अगर ABO तीनों में से कोई भी एक ब्लड ग्रुप इसमें आप ट्रांसफ्यूज़ करेंगे तो
हीमोलिटिक एक्शन होगा और जो भी इंडिविजुअल है उसकी डेथ हो सकती है। तो इसलिए ये एक ऐसा फिनोटाइप है, ऐसा ब्लड ग्रुप है जहाँ पे सिर्फ किसी दूसरे बॉम्बे फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल का ही ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, बाकी कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। ये किसी भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ए क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस फॉर टू जीन्स गिव। तो यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस की ही बात हो रही है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो आता है 9:3:3:1 का आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रैंकलिन, मिसर, एवरी एंड वॉटसन। तो इनमें से फ्रेडरिक मिसर जो हैं इन्होंने फर्स्ट टाइम डीएनए की डिस्कवरी की थी। नाउ और इसमें फ्रैंकलिन जो हैं इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में बताया था। एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी, ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। वॉटसन और क्रिक ने क्या किया था, डीएनए की डबल हेलिक्स डीएनए की डिस्कवरी की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो थे इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, द हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट रेडियो एक्टिव P32 वॉज यूज टू लेबल। तो P32 एक हैवी रेडियो आइसोटोप है फॉस्फोरस का, और फॉस्फोरस जो होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो डीएनए की लेबलिंग के लिए हम P32 का यूज़ करते हैं। तो डीएनए में प्रेजेंट, और हर्शे-चेज का एक्सपेरिमेंट भी डीएनए और प्रोटीन को लेकर ही था। तो इसमें प्रूफ वो करना चाहते थे कि डीएनए ये है या प्रोटीन है जो ऐसा जेनेटिक मटेरियल बिहेव करता है और वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होता है। तो वहाँ पे इन्होंने बताया कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, नॉट प्रोटीन। आरएनए और लिपिड की उन्होंने कोई बात नहीं की थी। हालांकि आरएनए में भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, बट आरएनए की बात नहीं की गई इस एक्सपेरिमेंट में, इसलिए हम आरएनए को नहीं लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द बेस पेयरिंग इन डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय। तो बेस पेयरिंग किसने प्रपोज की थी, वॉटसन एंड क्रिक ने। तो एक टाइप की बेस पेयरिंग वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज की थी, और एक टाइप की और बेस पेयरिंग होती है जिसे होगस्टीन बेस पेयरिंग कहा जाता है। तो उसे होगस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फाउंड ऑन लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, बोथ स्ट्रैंड, नन। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो लैगिंग स्ट्रैंड पे पाए जाते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है कि जो डीएनए की सिंथेसिस होती है लैगिंग स्ट्रैंड पे, ये फ्रेगमेंट्स में होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, जिसे हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लैगिंग स्ट्रैंड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी वाज गिवन बाय। तो सेंट्रल डोगमा किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था, वो ये क्रिक ने दिया था। तो इन्होंने क्या बताया था सेंट्रल डोगमा में, कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फ्लो होता है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। अब जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन, और जब डीएनए से डीएनए बनता है तो इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन, और जब आरएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो उसमें हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, तो डीएनए से जब आरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से जब प्रोटीन बन रही है तो ट्रांसलेशन, डीएनए से जब डीएनए बन रहा है तो रेप्लिकेशन, और आरएनए से जब डीएनए बन रहा है तो उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जा रही है। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करती है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होती है। नाउ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर। तो राइबोसोम क्या होता है, ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होती है। राइबोसोम्स की हेल्प से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, बट ये एक सेल ऑर्गेनेल है, इसके अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और इसका खुद का डीएनए भी होता है, इसीलिए इसे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है। तो इसका खुद का भी डीएनए आरएनए बनाता है, और उस आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है।
तो वहाँ भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ER जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, SER एंड RER। तो RER क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस से एसोसिएटेड होता है, बट यहाँ पे सिर्फ ER दिया हुआ है, इसलिए हम इसे करेक्ट नहीं मानेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ट्रिपलेट कोडॉन कोड्स फॉर। तो ट्रिपलेट जो होता है कोडॉन का, वो किसके लिए कोड करता है, 1 अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड, 3 अमाइनो एसिड, 1 न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड मिलकर ही तो कोडॉन बनाते हैं, ट्रिपलेट का ट्रिपलेट कोडॉन बनाते हैं, तो इसलिए इसकी सिंथेसिस तो ये कोड करेंगे नहीं से, ये कोड करते हैं एक अमाइनो एसिड को। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, मान लीजिए AUG, ये 3 न्यूक्लियोटाइड हैं, ये मिलकर एक ट्रिपलेट का फॉर्मेशन करते हैं, और एक ट्रिपलेट जो होता है वो एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इनिशिएशन कोडॉन इन mRNAs। तो इनिशिएशन कोडॉन जो होता है वो हम सबको पता है AUG जो होता है ये होता है, और ये कोड करता है मिथायोनिन को, मिथायोनिन अमाइनो एसिड को ये कोड करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, स्टॉप कोडॉन इन जेनेटिक कोड R। तो स्टॉप कोडॉन कौन से होते हैं, 3 होते हैं ये, और UAA, UAG एंड UGA, ये 3 कोडॉन जो होते हैं वो स्टॉप कोडॉन होते हैं, राइट। नाउ सो हमारी ये कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रेजेंट है। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और इंग्लिश के लिए तो पहले से ही टेस्ट सीरीज़ चल रही है। इसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं नोट्स प्लस वीडियो लेक्चर्स भी होंगे इसमें। ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, जहाँ पे आपको जो कुछ टफ टॉपिक्स हैं जिनको समझने में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वहाँ पे आपको वीडियोस की हेल्प से आप उसे आसानी से एसेस कर सकते हैं। और MCQs PYQs होंगे, जहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ साथ उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सीरीज़ सिर्फ 999 में है, और इसे आप हमारे ऐप के थ्रू बाय कर सकते हैं, STD क्लिक इंडिया ऐप। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। तो जो फिजिकल अपीयरेंस होता है क्रोमोसोम्स का, उसे हम कैरियोटाइप कहते हैं। जीनोम का मतलब होल सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन गैमेट्स इज। तो ह्यूमन गैमेट्स में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, तो गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, N, और ये किससे बनते हैं, ये बनते हैं जर्म सेल से, ठीक, ये बनते हैं जर्म सेल से। जर्म सेल्स जो होती हैं वो होती हैं डिप्लॉइड 2N, और गैमेट N होते हैं। तो अगर ह्यूमन की बात की जाए तो जर्म सेल में जो डिप्लॉइड कंडीशन होती है वहाँ पे 2N = 46 क्रोमोसोम होते हैं, और अगर हैप्लॉइड की बात करें तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, टर्नर सिंड्रोम हैज़ क्रोमोसोम कंस्टिट्यूशन। तो टर्नर सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम का कंस्टिट्यूशन होता है वो होता है X0। तो X0 का मतलब है यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम है उनमें मोनोसोमी हो गई है, एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया है, इसलिए एक X जो है वो डिलीट हो गया है, इसलिए यहाँ पे मोनोसोमिक कंडीशन है, और इसे हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। XXY जो है एक ट्राइसोमिक कंडीशन है, और यहाँ पे एक X एक्स्ट्रा आ गया है मेल्स में, और इसे हम क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। XXX जो होता है ये मेटामेल्स को बनाता है, और XYY जो होता है ये मेटा फीमेल के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू। डाउन सिंड्रोम किस वजह से होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, मोनोसोमी ऑफ X क्रोमोसोम, डिलीशन ऑफ 5th क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा Y क्रोमोसोम। तो ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम जो होता है वो डाउन सिंड्रोम होता है। मोनोसोमी ऑफ X क्रोमोसोम जो होता है ये टर्नर सिंड्रोम होता है, और डिलीशन ऑफ 5th क्रोमोसोम की जो शॉर्ट आर्म होती है उसमें डिलीशन अगर होता है तो उसे हम क्राइडुचैट सिंड्रोम कहते हैं। नाउ ये क्वेश्चन आ ही गया, देखिए, क्राइडुचैट सिंड्रोम इज ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम, डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। तो 5th क्रोमोसोम के अगर शॉर्ट आर्म में डिलीशन हो गया तो उसे हम क्राइडुचैट सिंड्रोम कहते हैं। और क्राइडुचैट सिंड्रोम में जो बेबी होता है वो कैट लाइक साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे बिल्लियाँ चिल्लाती हैं, रोती हैं, वैसे ही बच्चा रोता है।
क्वेश्चन नंबर 26, हु इंट्रोड्यूस द टर्म लिंकेज? तो लिंकेज की डिस्कवरी टी.एच. मॉर्गन ने किया था, थॉमस हंट मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 27, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग? तो क्रॉसिंग ओवर कब होता है? क्रॉसिंग ओवर जो है मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के पैकाइटिन स्टेज में होता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू जीन इज मेजर्ड इन परसेंटेज, मैप यूनिट, सेंटीमॉर्गन, एंगस्ट्रॉम, किलोबेस। तो मैप यूनिट या फिर सेंटीमॉर्गन जो होता है ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, इसी में ये मेजर्ड किया जाता है। और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होती हैं उनका मेजर करने का जो फॉर्मूला होता है वो रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल प्रोजेनी इनटू 100। तो ये होता है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी मेजर करने का फॉर्मूला, और इसे हम सेंटीमॉर्गन में मेजर करते हैं, ये इसकी यूनिट है। नाउ इफ टू जीन्स आर 50 मैप यूनिट अपार्ट, देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन रिकॉम्बिनेशन इज। तो जितना मैप यूनिट डिस्टेंस होगा उतनी ही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर यहाँ पे 50 मैप यूनिट डिस्टेंस है, मतलब दो जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 50 मैप यूनिट या 50 सेंटीमॉर्गन बताया जा रहा है। तो अगर 50 मैप यूनिट डिस्टेंस है तो 50% ही क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। क्वेश्चन नंबर 30, क्रॉसिंग ओवर प्रोवाइड्स म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, वेरिएशन इन स्पीसीज। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तभी रिकॉम्बिनेशन होता है, और जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो वेरिएशन आएगा, नए नए वेरिएशंस आएंगे जो भी ऑर्गेनिज्म होगा। और जब ये रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, तो म्यूटेशन के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, म्यूटेशन कैसे होता है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है कि जो क्रोमोसोम के कुछ पार्ट्स हैं वो ट्रांसलोकेट होते हैं एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे। ड्यूरिंग दिस टाइम चांस होता है कि कुछ म्यूटेशन वहाँ पे हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जब रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है तो कुछ एडिशन या डिलीशन का जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो रहती है। तो उस दौरान अगर ये हो गया एडिशन या डिलीशन तो उसे हम म्यूटेशन कहेंगे, और म्यूटेशन की वजह से भी क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि म्यूटेशन जो है वो लीथल ही हो, कभी कभी म्यूटेशन जो है वो बेनिफिशियल भी होते हैं। नाउ हमारे ऐप पे आपको कंबाइंड टेस्ट सीरीज जो है वो मिल रहा है, वो लॉन्च हो चुका है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं और आपको हिंदी में सारा कंटेंट चाहिए तो अवेलेबल है हमारे ऐप पे, आप उसे एसेस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नोट्स, MCQs, PYQs, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन के साथ साथ उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया जा रहा है इन जस्ट ₹699 में। आप इसे ईजिली एसेस कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। ऐप है हमारा स्टडी क्लिक इंडिया ऐप। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, चेंज इन सिंगल बेस पेयर इज कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, जीन डुप्लीकेशन। तो सिंगल बेस पेयर में अगर चेंज आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और पॉइंट म्यूटेशन एक टाइप का सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है, मतलब कि जो भी पर्टिकुलर हमारा जीनोम है, DNA है, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर एक सिंगल बेस पेयर पे चेंज आता है, और वो कैसे चेंज आता है, कोई न्यूक्लियोटाइड है वो सब्स्टिट्यूट हो गया है। मान लीजिए वहाँ पे A था तो A की जगह पे T आ सकता है, G आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है, सब्स्टिट्यूशन टाइप का यहाँ पे म्यूटेशन होता है। तो सब्स्टिट्यूशन में एक बेस पेयर दूसरे से रिप्लेस हो जाता है, तो उसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। नाउ सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय डिलीशन म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, इंसर्शन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन जो है, और सिकल सेल एनीमिया जो है ये पॉइंट म्यूटेशन का टाइप है, और पॉइंट म्यूटेशन का मतलब ही सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कैसे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GAG नॉर्मल है, नॉर्मल जो DNA है उसमें GAG है जो कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को। अब यहाँ पे A को T से रिप्लेस कर दिया गया, मीन्स सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। अब ये जो GAG था वो ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा था, जो कि एक चार्ज्ड अमीनो एसिड है। और यहाँ पे क्या हुआ, GTG हो गया। GTG होने की वजह से वैलिन का प्रोडक्शन होने लगा, वैलिन फॉर्मेशन होने लगा प्रोटीन की चेन में। और वैलिन जो है एक अनचार्ज्ड अमीनो एसिड है।
अब ये एक अमाइनो एसिड की डिफरेंस की वजह से पूरी आरबीसी का चेन जो है वो बदल गया। अब जो बाइकॉन्केव शेप की आरबीसी थी ये अब किस में आ गई, सिकल शेप्ड में आ गई। अब इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो अफेक्ट हो जाएगी और सिकल शेप्ड होने की वजह से जो आरबीसीज हैं ये ब्लड वेसल्स में कहीं कहीं पे कोगुलेट भी होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लॉकेज जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी बॉडी में, जहाँ जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये डिसीज़ होगी। तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो आरबीसी की एक डिसीज़ है जहाँ पे बीटा ग्लोबिन चेन की 6 अमाइनो एसिड जो है ग्लूटामिक एसिड वो रिप्लेस हो जाती है वैलिन से। ग्लूटामिक एसिड जो है वो चार्ज अमाइनो एसिड है, नेगेटिवली चार्ज, और वैलिन जो है एक अनचार्ज अमाइनो एसिड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, म्यूटेजेंस इंक्लूड यूवी रेज, एक्स रेज, केमिकल लाइक ईएमएस। ईएमएस का मतलब होता है इथाइल मिथाइल सल्फोनेट। ये एक पोटेंट म्यूटेजन है। म्यूटेजन का मतलब होता है कि जो म्यूटेशन कॉज कर सकें, ऐसे एजेंट्स जो म्यूटेशन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यूवी रेज भी म्यूटेशन कॉज कर सकता है, एक्स रेज भी म्यूटेशन कॉज करता है और ईएमएस भी करते हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 34, ए नॉनसेंस म्यूटेशन लीड्स टू। नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब होता है जब कोई एक कोडिंग ट्रिपलेट कोडॉन जो कि नॉन कोडिंग कोडॉन में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप कोडॉन का फॉर्मेशन होता है। नॉन कोडिंग कोडॉन का मतलब स्टॉप कोडॉन, जहाँ पे कोई भी अमाइनो एसिड कोड नहीं होगी क्योंकि उसके लिए कोई भी चार्ज टीआरएनए नहीं होता है। म्यूटेशन इन गैमेट्स आर सोमैटिक। अगर गैमेट में म्यूटेशन हो रहा है तो सोमैटिक कैसे हो सकता है, क्योंकि सोमैटिक सेल्स और जर्मिनल सेल दोनों अलग अलग होती हैं। जर्म सेल से गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए जर्मिनल सेल में जो म्यूटेशन होगा उसे हम वही होगा जर्मिनल म्यूटेशन, या वही म्यूटेशन जाएगा आगे गैमेट्स में। जो जर्म सेल में म्यूटेशन होगा वो आगे गैमेट्स में जाएगा। लीथल म्यूटेशन जो होता है वो हार्मफुल होता है ऑर्गेनिज्म के लिए। साइलेंट म्यूटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो नॉर्मल एज इट इज रहता है। नाउ हार्डी-विनबर्ग लॉ डील्स विद म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन, क्रोमोसोम नंबर, लिंकेज। तो जीन फ्रीक्वेंसी को हार्डी-विनबर्ग लॉ जो है वो बताता है। अब कैसे बताता है ये? हार्डी-विनबर्ग लॉ जो है वो बताता है कि जो भी एक पॉपुलेशन है, एक लार्ज पॉपुलेशन, उसकी हमेशा जो जीन फ्रीक्वेंसी होगी, जो जीन पूल होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल डील्स विद द जीन फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड इन एब्सेंस ऑफ। तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम किसके एब्सेंस में मेंटेन रहता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है? तो म्यूटेशन, माइग्रेशन, सेलेक्शन, ड्रिफ्ट, या फिर मियोसिस, फर्टिलाइजेशन, डोमिनेंस। तो अगर म्यूटेशन ना हो, माइग्रेशन ना हो, सेलेक्शन ना हो, सेलेक्शन का मतलब रिप्रोडक्टिव सिलेक्शन, और जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, ऐसी चीज़ें ना हो, तो जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है वो एज इट इज़ रहेगा, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा, वो मेंटेन रहेगा। अगर ये सारी चीज़ें हो गई, माइग्रेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, सिलेक्शन हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, तो जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं होगा और जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। नाउ पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 इस फार्मूला फॉर। तो ये फार्मूला बहुत ही फेमस है, आप सबको पता है। ये हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का फार्मूला है और ये बताता है कि जो पॉपुलेशन में जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा इक्विलिब्रियम होती है, कांस्टेंट होती है। नाउ रैंडम चेंज इन एलेलिक फ्रीक्वेंसी ड्यू टू चांस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, म्यूटेशन। तो रैंडम, जब एलेलिक फ्रीक्वेंसी में रैंडम चेंज आता है तो उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ही कि किसी भी पॉपुलेशन में जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी उसमें रैंडम चेंज आ जाए। और जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है बॉटलनेक एंड नेक्स्ट वन इज फाउंडर। बॉटलनेक में होता है कि लाइक कोई एक पॉपुलेशन है, उसमें बहुत सारी एलील्स रह रही हैं, एलील वहाँ पे एलील का पूल है, जीन का पूल है, और कुछ ऐसी कंडीशन आ गई बाय चांस कि कुछ एलील, कुछ सर्टेन टाइप के एलील्स वहाँ से बिल्कुल वैनिश हो गई, ख़त्म हो गई, और जो कुछ एलील अब बचती हैं वो आगे की पॉपुलेशन को कंटिन्यू करती हैं। फाउंडर इफेक्ट का मतलब होता है कि लाइक दो एलील्स रह रही हैं, सपोज एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक जंगल है, वहाँ पे दो
दो टाइप के क्रो रहे हैं, एक वाइट है और एक ब्लैक है। वाइट क्रो उड़कर किसी दूसरे जंगल में पहुंच गया जहां पहले क्रो नहीं थे। अब यहाँ पे ये वाइट क्रो अपनी पॉपुलेशन को क्या करेगा, डेवलप करेगा, आगे कंटिन्यू करेगा और यहाँ पे एक वाइट क्रो की पॉपुलेशन को बनाएगा। तो इस पॉपुलेशन को हम फाउंडर पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक। और यही होता है फाउंडर्स इफेक्ट, और ये जो पॉपुलेशन बनेगी इसे हम फाउंडर पॉपुलेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर इफेक्ट इज अ टाइप ऑफ सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, माइग्रेशन। तो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया अभी, फाउंडर इफेक्ट जो है वो एक जेनेटिक ड्रिफ्ट का टाइप है। सो यूपी अल्टी ग्रेड बायोलॉजी के लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, 10 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे, तो इसे आप ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। यहाँ पे MCQs जो होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ये ₹499 में बहुत ही मार्जिनल प्राइस पे आप इसे हमारे ऐप के थ्रू बाय कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, द फर्स्ट जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप वाज। तो पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो थी वो टोबैको थी और इसे चाइना में किया गया था। इसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो चाइना में सबसे पहले परफॉर्म किया गया था। नाउ बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू। तो बीटी कॉटन किससे रेजिस्टेंट है, फंगल डिसीज, बैक्टीरियल ब्लाइट, इंसेक्ट, ड्रॉट। तो ये रेजिस्टेंट है इंसेक्ट से। कैसे, बीटी जो है बैसिलस thuringiensis एक सॉइल बैक्टीरिया है, ठीक, सॉइल बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, बीटी टॉक्सिन रिलीज करता है। बीटी टॉक्सिन जो होता है ये एक टाइप का ऐसा टॉक्सिन है जो इंसेक्ट के लार्वा के गट में जब पहुंचता है तो वहाँ पे पोर क्रिएट कर देता है। पोर क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, लार्वा की डेथ हो जाती है और वो एडल्ट में नहीं कन्वर्ट हो पाता है। तो फाइनली जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन होती है वो एकदम से वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर वो उस पर फीड करते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। नाउ गोल्डन राइस इज रिच इन। तो गोल्डन राइस जो है वो विटामिन ए में रिच है। क्वेश्चन नंबर 44, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस्ड वॉज। तो पहला ट्रांसजेनिक एनिमल कौन सा था, माउस, सीप, गोट, काउ। तो माउस जो था वो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड इन 2001, 2003, 5, 10। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो 2001 में कंप्लीट हुआ था और शुरू कब हुआ था, 1990 में शुरू हुआ था। इस प्रोजेक्ट का क्या मोटिव था, जो ह्यूमन जीनोम है उसे कम्प्लीटली सीक्वेंस करना। तो 13 साल लग गए टोटल ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने में। नाउ सेक्स एंड ड्रोसोफिला इज डिटरमाइंड बाई XY सिस्टम, XO सिस्टम, ZW सिस्टम, जेनिक बैलेंस सिस्टम। तो जेनिक बैलेंस सिस्टम से क्या होता है, ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ये जेनिक बैलेंस सिस्टम क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का जो रेशियो होता है वो डिफाइन करता है कि जो ड्रोसोफिला का सेक्स है वो कैसा होगा, वो मेल होगी या फीमेल होगी। बार बॉडी इज फाउंड इन मेल न्यूक्लियस, फीमेल सोमैटिक सेल, बोथ मेल एंड फीमेल, ओनली इन गैमेट्स। तो फीमेल के सोमैटिक सेल में बार बॉडी पाई जाती हैं, देखने को मिलती हैं। बार बॉडी का मतलब है कि जो डबल एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल्स में, उनमें से एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव होने की वजह से वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर में रह जाता है जिसे हम बार बॉडी कहते हैं। और ये जो होता है ये एक टाइप का डोसेस कॉम्पेंसेशन होता है। डोसेस कॉम्पेंसेशन यहाँ पे कैसे होता है, जो एक एक्स क्रोमोसोम है उसे इनएक्टिव कर दिया जाता है और एक ही क्रोमोसोम जो है वो एक्टिव रहता है। लियोन्स हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स। तो लियोन्स हाइपोथेसिस जो है वो जो एक्स क्रोमोसोम है उसके इनएक्टिवेशन को बताती है। जो डोसेस कॉम्पेंसेशन है वो लियोन्स ने ही दिया था और अपनी हाइपोथेसिस जो थी उसका नाम दिया लियोन्स हाइपोथेसिस। और यहाँ पे यही बताया जाता है कि जो डबल एक्स क्रोमोसोम होते हैं उनमें से एक क्रोमोसोम जो है वो क्या होता है, इनएक्टिव कर दिया जाता है, वो बार बॉडी के रूप में रह जाता है, सिर्फ एक स्मॉल स्ट्रक्चर के रूप में रह जाता है जिसे हम एक्स इनएक्टिवेशन भी कहते हैं। नाउ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वॉज डिस्कवर्ड इन। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस किस में डिस्कवर किया गया था, तो ये डिस्कवर किया गया था ड्रोसोफिला में। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। पेडिग्री एनालिसिस इज यूजफुल फॉर स्टडिंग इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन, आइडेंटिफाइंग क्रोमोसोमल नंबर, लोकेटिंग जीन ऑन क्रोमोसोम, स्टडिंग लिंकेज मैप। तो स्टडिंग इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो इनहेरिटेंस होता है इसका प्रोसेस, इसे स्टडी करने के लिए किसी एक फैमिली में इन द फॉर्म ऑफ फैमिली ट्री डायग्राम
उस फॉर्म में इसे स्टडी किया जाता है, तब हमें पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। एनालिसिस में, इस पेडिग्री एनालिसिस में हम कुछ ट्रेड्स का इनहेरिटेंस और कुछ डिसीज़ का इनहेरिटेंस उसमें उसकी एनालिसिस करते हैं। नाउ ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, अप्लाई योर माइंड। द नंबर ऑफ फिनोटाइप इन द F2 ऑफ द डाइहाइब्रिड विल बी 1, 2, 3, 4। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे समझिएगा, देखिएगा और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नाउ ये था हमारा आज का सेशन और ये हमारा ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी क्लिक इंडिया ऐप। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत ही क्वालिटी कंटेंट के साथ मिलने वाली हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, टीआरई या यूपीएलटी ग्रेड एग्ज़ाम की, तो इन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है वो बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट वाला हमारे ऐप पे आपको मिलने वाला है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लाइक फुल लेंथ ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, 50 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, 5000 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जहाँ पे MCQs हमारे खुद के अपने डेवलप किए हुए हैं और PYQs भी मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हैं। वीडियो लेक्चर ऑन डिफिकल्ट टॉपिक्स, 12 महीने का करंट अफेयर मिलने वाला है, पॉइंट वाइज वन लाइनर फैक्ट, फ्लो चार्ट, फ्लैश कार्ड एंड माइंड मैप्स। तो इनके थ्रू आप डिफिकल्ट टॉपिक्स को भी ईजिली लर्न कर पाएंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप पे मिलने वाली हैं। ऐप है हमारा स्टडी क्लिक इंडिया ऐप, इसे आप इंस्टॉल करके ये सारी चीज़ें एसेस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं, तो आप ज़रूर, ये अगर फ्री है तो ज़रूर देखिएगा, एक बार ऐप को इंस्टॉल कीजिए और सारी चीज़ें देखिए। तो ये था हमारा आज का सेशन जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप करेगा, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको स्ट्रेस ना हो और ईज़िली आप लोग जो भी आपका एग्ज़ाम है उसे क्वालिफाई कर पाएँ। सो बेस्ट विशेस, थैंक यू।